Hello friends, welcome back. I'm Vivek Singhal from tradingwithvivek.com. I'm making a video after a long time और काफ़ी बार से यही स्टेटमेंट सबसे पहले होती है। कोई बात नहीं। अभी जो वीडियो का रीज़न है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी लोगों के माइंड में एक ही सवाल है कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है इसराइल के साथ आसपास के सारे ही कंट्रीज़ की, तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इम्पैक्ट हुआ वॉर का वो ये था कि ईरान ने मोर देन 100 मिसाइल्स लॉन्च की इसराइल के ऊपर। उसका इम्पैक्ट सभी लोग अलग अलग कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि काफ़ी इसराइल को नुकसान हुआ, कोई कहता है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने आसमान में ही उन मिसाइल्स को बेकार कर दिया, मार गिराया। और कुछ कह रहे हैं कि उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन एक चीज़ सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ, 100 से ज़्यादा मिसाइल्स दागी गई। अब जब 100 से ज़्यादा मिसाइल्स यहाँ पर ईरान दागता है और इसके रिटेलिएशन में अगर इज़राइल कुछ भी कदम लेता है तो यहाँ पर अगर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक्चुअल में। इस चीज़ की श्योरिटी सी नज़र आती है कि यहाँ पर इज़राइल वापस से पलट कर वार करेगा और जब पलट कर वार होती है तो ये काफ़ी बड़ा रूप भी ले सकती है और यहीं पर शांत भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ईरान क्योंकि एक बड़ी कंट्री है, एक अच्छी बड़ी जीडीपी है और एक ताकतवर कंट्री है, उसके साथ वॉर होना ये एक कंसर्न तो है, ये एक ऐसा मैटर तो है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन होती हैं। देखो, हमारा जो मेन कंसर्न है हम सभी का, वो इसका इम्पैक्ट कितना क्या होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, इस बात को समझना सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि वॉर डायरेक्टली इंडिया की नहीं है। इंडिया से काफ़ी दूर है और उनकी वॉर से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इमीडिएट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एज़ क्योंकि हम भी पृथ्वी के वासी हैं तो फ़र्क तो पड़ता है, ग्लोबलाइज़ेशन है, कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं है। लेकिन डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वॉर एक बड़ा रूप लेती है या वॉर यहीं पर ख़त्म होने के कगार पर होगी। देखो, एक बार ये माना जाए कि अगर ईरान तक ही वॉर ख़त्म हो जाती है, इधर से रिटेलिएशन होगा, उधर से फिर शायद नहीं हो, शायद हो जाए, थोड़ा बहुत चलता रहे और ये वॉर अगर थोड़ी-सी लंबी भी चल जाए, तो रशिया एंड यूक्रेन जैसी वॉर बनकर रह जाए कि सिर्फ़ 2 कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं, बाकी कंट्रीज़ इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं अपनी-अपनी फ्रेंड कंट्रीज़ को, लेकिन डायरेक्टली एक-दूसरे के जो आमने-सामने हैं, वो सिर्फ़ 2 ही कंट्रीज़ हैं, रशिया एंड यूक्रेन। सेम अगर ये थोड़ा-सा लंबा चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लाइव्ड रहेगी, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पर, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो बहुत हल्का-सा होगा। अब सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि क्या कल और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा? तो देखो, प्रेशर तो रहेगा, ये छोटी बात नहीं है। और प्रेशर अगर रहता है तो हमें यही देखना है कि अब उसके बाद में अगर प्रेशर भी रहता है तो 2-3 सिनेरियो बनकर आएँगे। अगर मैं इसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करूँ तो सबसे पहले ये है कि क्या ये वॉर बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में रहेगी या ये एक ग्लोबल वॉर बनेगी? अभी हम मानकर चलते हैं कि ग्लोबल वॉर नहीं बनेगी। 2 कंट्रीज़ के बीच में ही रहेगी। अब 2 कंट्रीज़ के बीच में रहेगी तो ये पॉइंट आता है कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो मेरे हिसाब से गिरेगी तो। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं गिरे। एकदम से इम्पैक्ट तो आएगा, वो इम्पैक्ट कितने दिन तक चलेगा वो बात की बात है। अब अगर इम्पैक्ट आता है तो क्या करना चाहिए? मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि हमें अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर काम करते रहना चाहिए क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं न कहीं किसी न किसी कंट्री के बीच में वॉर ना चल रही हो। इस तरह की जितनी भी वॉर हैं, वो सारी की सारी छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती हैं, वॉर होती हैं और एकदम से एस्केलेशन आता है, उसके बाद में या तो वॉर खत्म हो जाती है, तो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और अगर वॉर खत्म नहीं भी होती, तो भी इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर इम्पैक्ट वॉर का जो एक वोलेटिलिटी वाला माहौल रहता है या जो स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगती है या जो अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, लो वैल्यूएशन पर हैं, चार्ट पैटर्न्स भी हैं, वो भी एक झटके में तो नीचे तो जाना शुरू करते हैं, लेकिन नीचे जाते नहीं हैं, वो नीचे जाना रुक जाते हैं और बाउंस बैक दिखाते हैं। तो जितनी भी इस तरह की वॉर हैं, उन सब का इम्पैक्ट बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है। बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं होती। सिर्फ़ ऐसा ही मानकर चलो कि कुछ दिन हमारी दुकान नहीं खुली, कोई कस्टमर नहीं आया, कोई प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं हुई, दैट्स इट। जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हों बच्चों की कि 1 महीने अब स्कूल नहीं जाएँगे। सिर्फ़ वैसा-सा ही है। अब बात ये आती है कि क्या हमें निकल जाना चाहिए? तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि टारगेट हिट हो रहा है तो निकल जाओ, चाहे वॉर है या नहीं है, और अगर टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सीखी हुई स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस बात की पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ पर एकदम से मार्केट नीचे खुले और डे एंड तक वापस से सारी रिकवरी हो जाए और अगले दिन और ऊपर चली जाए। क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बैंक्स के ऊपर क्या है, आपकी केमिकल कंपनीज़ के ऊपर क्या है, आपकी सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर क्या है, आपकी स्टील कंपनीज़ पर क्या है, आपकी आईटी कंपनीज़ पर क्या है, आपकी पेंट कंपनीज़ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब पेंट कंपनीज़ पर विवेक भाई, ईरान के साथ वॉर है तो यहाँ पर प्राइसेज़ तो बढ़ सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में प्राइसेज़ नहीं बढ़े तो अभी क्या बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर तेल को सप्लाई करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान नहीं है। यहाँ पर दुनिया की सारी कंपनीज़ हैं और ये शायद इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि अपने ही रेट पर कैसे तेल को परचेज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट वॉलेटिलिटी आती रहती है, कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से। अभी तो ये वॉर की वज़ह से आ रही है, तो पहले जो इलेक्शंस थे, उसके बेस पर भी वॉलेटिलिटी आई थी। कितने दिन तक वॉलेटिलिटी आई? थोड़े दिन तक वॉलेटाइल रही, उसके बाद में सारे स्टॉक्स ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ न्यू बाइंग ना करें, दैट इज़ ओके कि हम नया पैसा ना लगाएँ, जो हमारी सैलरी इस मंथ की आई होगी या बिज़नेस से इनकम आई होगी या प्रोफ़ेशन से इनकम आई होगी या हमारे पास किसी स्टॉक में प्रॉफ़िट बुक हुआ होगा, उसके पैसे रखे होंगे। तो ये तो ठीक है कि हम उस पैसे को ना लगाएँ, लेकिन लगे हुए पैसे को नुकसान में या टारगेट से पहले बेचना, वो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आता। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, नोबडी नोज़ अबाउट इट कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, और नीचे जाएगी तो कितने दिन के लिए जाएगी और कितनी जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि डिसिप्लिन्ड वे में आप ट्रेडिंग करते रहो। वॉर आती-जाती रहती हैं। वैसे वॉर रहनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वॉर ना रहे। वॉर आती-जाती रहती हैं और स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से बाउंस बैक करता रहता है, स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से चलता रहता है। अब पॉइंट एक और आता है कि विवेक भाई, अगर ये वॉर थोड़ी-सी लंबी चल गई तो क्या? ये एक अनदर कंसर्न है कि उस केस में तो हमें निकल जाना चाहिए। देखो, अगर वॉर लंबी चल गई और यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ इस वॉर में इंडल्ज हो गई और ये वर्ल्ड वॉर बन गई, तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा लोग बचेंगे, और जब लोग ही नहीं बचेंगे तो पोर्टफोलियो बचाकर क्या करेंगे? एक और बात, अगर उस पैसे को हमने स्टॉक मार्केट से निकाल लिया और हमने अपने पास रख लिया, तो वॉर की सिचुएशन में इन्फ्लेशन भी आ जाता है बहुत बार, और कई बार मंदी भी आ जाती है। दोनों चीज़ डिपेंड करता है कि किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी और एक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। जो हमारी एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हैं, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनमें महँगाई आ जाएगी। और जो टेक्नोलॉजी से शायद रिलेटेड चीज़ें हैं, वो शायद सस्ती हो जाएँगी। जो यहाँ पर लग्ज़री वाले आइटम्स हैं, वो शायद सस्ते हो जाएँगे। तो डिपेंड करेगा, कुछ चीज़ों में महँगाई, कुछ चीज़ों में सस्ती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस बार वर्ल्ड वॉर हुई, तो ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे, और लोग नहीं बचेंगे तो अगेन पोर्टफ़ोलियो का क्या करेंगे? तो अगर वॉर में लोग बच गए, तो पोर्टफ़ोलियो वापस आ जाएगा, और अगर वॉर में लोग नहीं बचे, तो पोर्टफ़ोलियो का कुछ नहीं होगा। इसलिए बेफ़िक्र होकर ये मानकर चलो कि वॉर शॉर्ट लाइव्ड होगी, लोगों को समझ आ जाएगी, दोनों पक्षों को समझ आ जाएगी कि वॉर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा, और शायद चीज़ें शांत हो जाएँगी, या फिर रशिया-यूक्रेन वॉर की तरह से चीज़ें हल्की-फुल्की जैसे किन-मिन बारिश होती रहती है, उस तरह की बारिश होती रहेगी, और मीन्स रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो लगातार चलती रहेंगी। सो नटशेल में अगर हम बात करें, आई वुड कीप ऑन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजीज़। हम स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर ट्रेड करते रहें, तो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग होगी, और डिसिप्लिन ट्रेडर्स ही लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में पैसा कमा पाते हैं। अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे आए तो वापस ऊपर ज़रूर आएँगे, लेकिन अगर नीचे नहीं आए और आप हल्की सी वॉलेटिलिटी में बेचकर निकल गए, तो पछताने के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचेगा। आप समझो, अगर वॉलेटाइल मार्केट रही, स्टॉक प्राइसेस नीचे गए तो ऊपर ज़रूर आ जाएँगे। तो सिर्फ़ होल्ड करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर नीचे जाने पर आप निकल गए और वापस से एकदम से ऊपर आ गए, तो आप महँगे पर खरीद नहीं पाओगे, और ऊपर जाकर जो प्रॉफ़िट होते हैं, वो प्रॉफ़िट से भी छूट जाओगे, और लॉस में जो बेचा, वो लॉस में रह जाओगे। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खोते हैं, वैसे तो रिपोर्ट्स ये आती हैं कि सिर्फ़ एफ-एंडो में पैसा खोया जाता है। वो बात सही भी है, एफ-एंडो में मेजर पैसा खोया जाता है, लेकिन इक्विटी मार्केट में पैसा खोने के जो मेन रीज़न है, वो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है। यानी कि जिस प्राइस पर आपने परचेज़ किया, उससे नीचे जाने पर उसको बेच देना।
उसको नीचे जाने पर हम बेचते क्यों हैं? क्योंकि हमने स्टडी नहीं की होती कि हमने उस स्टॉक को खरीदा क्यों था। और जब हमने स्टडी नहीं खरीदी की होती और उसके बेस पर नहीं खरीदा होता, तब हम डर के माहौल में रहते हैं कि नीचे गया तो और क्या? अगर हमने स्टडी करके परचेज़ करें, तो हमें पता होता है कि नीचे गया तो ये स्टॉक और सस्ता हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम की सैलरी जब आएगी तो हम और परचेज़ कर पाएँगे, उसी स्टॉक को या सिमिलर स्टॉक को। तो स्टॉप लॉस सबसे बड़ा रीज़न है इक्विटी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स को के केस में पैसा खोने का। और एफ-एंड-ओ के केस में तो हम क्योंकि ओवर लिवरेज होते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। दोनों ही केस में हमें बचने की ज़रूरत है। अगर आप एफ-एंड-ओ ट्रेडर्स हैं, तो एफ-एंड-ओ ट्रेडर्स बड़े लोगों का काम है। जब बड़े बन जाते हैं, तो शायद एफ-एंड-ओ कर सकते हैं। और इक्विटी के केस में स्टॉप लॉस से बचो। स्टडी करके पैसे लगाओ, ऐसे ही किसी के कहने से मत लगाओ। अगर किसी के कहने से भी ले रहे हो ना, तो उससे पहले उसकी स्टडी माँग लो कि भाई आपका बेस क्या है? मुझे 2, 3, 4 पेजों में लिख के तो दो कि आप किस बेस पर इस स्टॉक को खरीदने के लिए बोल रहे हो, या फिर अपने कहने से लो। ऐसे ही किसी पड़ोसी ने बोल दिया, किसी कलीग ने बोल दिया कि मैंने ये परचेज़ किया, तुम भी परचेज़ कर लो। उससे पूछा जाए क्यों परचेज़ किया? कि मुझे किसी ने बताया था। और किसने बताया था? कि हैं मेरे जानने वाले, वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से काम करते हैं। वो कमाते हैं क्या? कि भाई इतना तो देख मैं नहीं जानता, तुझे लेना हो तो ले ले। तो अगर इस तरह की माहौल है और इस तरह की बातें हैं, तो ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टडी के बेस पर लो। जो इम्पैक्ट है वॉर का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, वोलेटाइल होगा, उससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। और इस तरह की सिचुएशन में अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो ऊपर भाग कर आते हैं। जल्दी मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। स्टॉक मार्केट में अपने इस पोर्टफोलियो को इवेंट के बेस पर छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर ट्रेड करते रहो, टारगेट अचीव हो तो निकल जाओ और स्ट्रैटेजी के बेस पर ही बाय करो। बाय करने के बाद में स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपने स्टडी के बेस पर परचेज़ किया है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।